हेलो हाय एवरीवन। आई गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि सर मार्केट में एफआईआईज कब आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं, एफआईआईज कितने इंपॉर्टेंट हैं, और अगर नहीं आएंगे तो क्या हम बुल रैली देखेंगे, अगर आएंगे तो कब बुल रैली देखने को मिलेगा हमको। तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी। हम लोग हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे एंड सब कुछ इसमें कवर करने की मैंने कोशिश करी है। तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन। सो आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्केट में यही है कि एफआईआईज कब आएंगे एंड एफआईआईज क्यों आएंगे हमारे मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि हमारे मार्केट में एआई कंपनीज नहीं है, हमारे मार्केट में टेक कंपनीज नहीं है, आईटीज का अभी मार्केट उतना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं। जो सेक्टर्स हमारे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और दूसरे जो कोर सेक्टर हैं, उनको उतना वैल्यूएशन मिलेगा नहीं। तो एफआईआईज क्यों आएंगे और एफआईआईज कब आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एफआईआई का ओनरशिप अभी कितना रहा है। राइट। पिछले 16 साल का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो मुझे एफआईआई का ओनरशिप हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है 2016 तक, और फिर 2016 से धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है, और 2023 या 24 के बाद एक स्टीप नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिलती है। तो जो डीआईवाई का ओनरशिप था जो 10% से 19% तक गया है, एफआईआई का ओनरशिप 12% से 20% को टच करके 16% तक दोबारा से आया है। म्यूचुअल फंड्स का ओनरशिप 5% था, वो आज 11% पे गया है। राइट। तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, और इससे ये भी समझ में आता है कि एफआईआई का ओनरशिप घटा है। तो ये जो डेटा हम देख रहे हैं ये परसेंटेज टर्म्स में, अगर हम एफआईआई डीआईआई और म्यूचुअल फंड्स के नंबर्स को मिला दें तो इन्वेस्टमेंट्स ऑल टाइम हाई पर ही है। राइट। अभी इसी चार्ट को हम दूसरी तरह से देख लेते हैं जिसमें एफआईआई का पार्टिसिपेशन कितना है वो हमें देखने को मिलेगा। राइट। ये चार्ट भी आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा देखा होगा, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एफआईआई का डीपली डिक्रीज हुआ है 2025 के बाद। राइट, या फिर सितंबर 2024 के बाद, अगर यहाँ पर पीक की बात करें। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एफआईज का ओनरशिप बहुत सिक्लिकल है। हम यहाँ पर 2010 से ही चार्ट देख रहे हैं, 2008 का या फिर 2000 का भी हमने देखा होता तो हमें इसी टाइप के कर्व्स यहाँ पर देखने को मिलते। बट अगर 2010 से भी अगर हम देखें, जहाँ से एक स्टेबल मार्केट हमने 2026 तक देखा है, वहां भी आप देख सकते हो कि एफआईज का ओनरशिप कभी बढ़ा है, फिर कंसोलिडेट हुआ है, बढ़ा है, कंसोलिडेट हुआ है, बढ़ा है, कंसोलिडेट हुआ है, बढ़ा है, कंसोलिडेट हुआ है। करेक्शन अच्छे खासे देखने को मिले हैं, 20-20, 30-30% करेक्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एफआई का ओनरशिप हमेशा से सिक्लिकल ही रहा है। तो उसके बावजूद हमने बहुत बड़ी बड़ी रैलीज देखी हैं, जैसे कि 2022 के बाद हमने बहुत बड़ी रैली देखी 2024 में। इनफैक्ट 2020 के बाद सबसे ज्यादा पैसा अगर बना है तो जो 2023 और 24 में ही बना है। राइट, 20-21 में भी बना था, बट 23-24 में बहुत ज्यादा बना। दूर से ऐसा देखने पर लगता है कि एफआईआईज गिर रहे हैं तो मार्केट भी गिरा है, और एफआईआईज ने मार्केट को इम्पैक्ट किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट्स में एफआईआईज का अफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट है। बट हम ये देख लेते हैं कि एफआईआईज ने बॉटम पिकिंग कब कब की है। राइट। तो अगर मैं मार्केट्स में एफआईआईज की बाइंग देखूं बॉटम के बाद, तो मुझे ये देखने को मिलती है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर मैं इनका डेट्स के बारे में बात करूं तो एफआईआई स्टार्टेड बाइंग, अगर 2017 की बात करूं तो 29 फरवरी 2017 में पहली बार एफआईआई ने बाय किया। इतने दिन पिछले 6 से 7 महीने तक एग्जिट करने के बाद। इसी तरह से 23 सितंबर 2019 को एफआईआई स्टार्टेड बाइंग, 25 मई 2020 स्टार्टेड बाइंग, एंड 18 जुलाई 2022 मार्केट एफआईआई स्टार्टेड बाइंग। राइट। बट क्या इन्हीं दिनों पर मार्केट ने बॉटम बनाया है? नहीं। मार्केट ने बॉटम कब बनाया है? यहां पर। और अगर मार्केट बॉटम्स को अगर आप देखोगे तो 2016 में 23 दिसंबर 2016 को मार्केट ने बॉटम बनाया है। 23 जू 23 अगस्त 2019 को बनाया है, 3 अप्रैल 2020 को बनाया और 18 जून 2020 को बनाया। मतलब ये कि मार्केट बॉटम 2 महीने पहले बना है, और एफआईआई क्यूमुलेटिव रूप से पॉजिटिव होना 2 महीने बाद चालू हुए हैं। दिसंबर, फरवरी, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, 25 मई, और 18 जून, 18 जुलाई। तो करीब करीब 30 दिन से 45 दिन का एक डिफरेंस देखने को मिला है एफआईआई की बाइंग में और मार्केट के बॉटम में। इसका मतलब यह है कि मार्केट बॉटम पहले बनाता है, एफआईआई बाद में आते हैं। राइट। तो एज अ डीआईआई, एज अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एज एन एडवाइजर, एज अ डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये हमारा काम है कि मार्केट को मोमेंटम में लेकर जाओ,
और फिर एफआईआईज वहां से आना चालू होंगे, या फिर एफआईआईज के वहां पर फिगर दिखना चालू होंगे। अगर हम इसी चीज को मंथली इनफ्लो में देख लें, तो दिसंबर 2016 में मार्केट ने बॉटम बनाया, लेकिन अगर आप मंथली इनफ्लो देखोगे तो दिसंबर में भी माइनस में एफआईआईज की बाइंग थी, जनवरी में भी माइनस में थी। जबकि दिसंबर से जनवरी में मार्केट 4.6% का निफ्टी में उछाल देखने को मिला था। और अगर स्मॉल कैप की बात करें तो करीब 10 या 12% का यहाँ पर भी हमको देखने को मिला था, ओवरऑल ब्रॉड मार्केट की बात करें तो। सेम थिंग गोस फॉर 2019। अगस्त में मार्केट ने बॉटम बनाया, उसके बाद आप देखो निफ्टी 4% सितंबर में ऊपर गया। एफआईआईज हैव एग्जिटेड देयर आल्सो, राइट। उन्होंने अक्टूबर में बाइंग करना चालू करी है। तो एफआईआईज के जो फिगर्स हैं वो अक्टूबर में पॉजिटिव आना चालू हुए हैं, और तब तक निफ्टी ही 7% ऊपर जा चुका था। और जब निफ्टी 7% ऊपर जाता है बॉटम से, तो मार्केट ऑलरेडी 18 से 20% अच्छा कर चुका होता है, ब्रॉड मार्केट की बात करें तो। 2020, मार्च 2023 के बाद पोर्टफोलियोज ने अच्छा करना चालू कर दिया था। लेकिन अगर आप देखते हो तो मार्च में तो एफआईआईज ने एग्जिट किया ही है, और अप्रैल में भी उन्होंने एग्जिट किया है $1 बिलियन के आसपास। और जून 2022, जून में मार्केट ने बॉटम बनाया, लेकिन एफआईआईज ने जून में भी एग्जिट किया, जुलाई में भी एग्जिट किया। करीब करीब मार्केट 11% ऊपर गया, उसके बाद एफआईआईज ने बाइंग करना चालू किया, राइट। तो ये चारों चार्ट देखकर हमें एक ही बात समझ में आती है कि एफआईआईज मार्केट्स बॉटम के बाद भी वेट करते हैं। मार्केट सस्टेन होता है, निफ्टी ही 10-12% ऊपर जाता है, और जब निफ्टी 10-12% ऊपर जाता है तो पोर्टफोलियोज करीब करीब 18 से 20% ऊपर जाते हैं, और उसके बाद एफआईआईज आना चालू होते हैं। तो ये एक एक्सेप्टेंस लोगों के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मिथ जो चलता है वो ये है कि एफआईआईज आएंगे तभी मार्केट अच्छा करना चालू करेगा। एफआईआईज क्यों नहीं आ रहे हैं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन एफआईआई नहीं आ रहे हैं। और इस मिथ के चक्कर में जो बॉटम पिकिंग आपको करना चाहिए अंडर वैल्यूएशन पर जो कंपनीज की, वो मिस हो जाती है। और यही हमने बोला था 29 मार्च को, कि मार्केट बॉटम बना रहा है। और वहां से अगर 29 मार्च या 30 मार्च से अगर आप अभी तक के मार्केट्स देखोगे, तो निफ्टी तो 6-7% रिटर्न दिया ही है। निफ्टी स्मॉल कैप ने 17-18% रिटर्न दिए हैं, और पोर्टफोलियो बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 27-28% भी पोर्टफोलियोज आप हैं। ये मैं एवरेज पोर्टफोलियोज की बात कर रहा हूँ। अगर किसी के पास विनर्स होंगे तो दैट विल डिपेंड ऑन हाउ मच विनर दे हैव। बट एक एवरेज पोर्टफोलियोज भी 25%, 26% ऊपर गए हैं पिछले एक महीने में। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का घाटा कहाँ होता है मैं आपको बताता हूँ, बट पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। सो बेसिकली एक एक्सेप्टेंस वाली बात यह है कि एफआईआईज आर मोमेंटम इन्वेस्टर, और जब मार्केट में मोमेंटम आएगा तभी एफआईआईज आने वाले हैं। तो अगर आप भी मोमेंटम इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आपको उस मोमेंटम का वेट करना चाहिए। अगर आपकी कोई कंडीशन है निफ्टी 200 मूविंग डे एवरेज की, या फिर आपके ने कुछ और ट्रेंड्स लगा कर रखे हुए हैं, तो आपको उनको ही फॉलो करना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट में आना चाहिए। अगर आप वैल्यू हैं तो डेफिनेटली आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट ऑलरेडी बॉटम के साइंस दे चुका है, एक महीने पहले ही दे चुका था। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। रिटेल इन्वेस्टर्स को वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है, लेकिन तब जब सारे सिग्नल मार्केट में अवेलेबल हो। नाउ दैट इज द प्रॉब्लम। आप वैल्यू इन्वेस्टिंग मार्केट में नहीं कर सकते हो जब ऑलरेडी सारे सिग्नल्स अवेलेबल है। इट मींस आप मोमेंटम इन्वेस्टर बन के वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। अब होता यह है कि एक रिटेल इन्वेस्टर ने लक्स का प्राइस ₹850 देख लिया, राइट। उनको पता है कि वहां पर मार्केट अंडर वैल्यूड है, लेकिन तब वो वॉर हो रहा है, ईरान हो रहा है, अमेरिका हो रहा है, ये सब देखते रहेंगे। आज लक्स का प्राइस ₹1400। ना तो उन्होंने एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ₹850 बाय किया, ना आज वो एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर ₹1400 पर बाय करेंगे। वो क्या करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे। ₹1400 पर वेट करेंगे कि ₹1000 आ जाए, 1800 पर वेट करेंगे कि 1400 आ जाए फिर खरीदूंगा, 2000 पर वेट करेंगे कि 1500 आ जाए फिर खरीदूंगा। और इस तरह से स्टॉक ऊपर जाता जाएगा और वो कभी खरीद नहीं पाएंगे। और जब, सिर्फ एक एज ए एजुकेशन बता रहा हूं, जब ₹5000 का वो स्टॉक होगा, तब फोमो हिट होगा, और तब खरीदने वाले उस स्टॉक को। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फील होगा कि यार ये तो बस चली जाएगी अगर मैंने नहीं खरीदा तो यहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा घाटा हो जाता है। अब
नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये देख लेते हैं कि एफ आई आईज क्यों आएंगे, वाई एफ आई आईज विल कम। ये मुझे श्योरिटी है कि एफ आई आईज विल डेफिनेटली कम। ये आपने भी ऐसा चार्ट कोई देखा ही होगा, ये बहुत ही बेसिक चार्ट है। निफ्टी डिवाइडेड बाय वर्ल्ड इंडेक्स, यानी कि इंडियन मार्केट्स डिवाइडेड बाय वर्ल्ड इंडेक्स। अगर आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट्स वर्ल्ड इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना अंडर वैल्यूड है और कितना अंडर परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है पिछले 18 महीने में, राइट। एक वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर ये होता है जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल को रोटेट करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा, अगर आप अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन के हिसाब से देखोगे तो ये वर्ल्ड इंडेक्स हैं सारे के सारे। यहाँ पर नैस्डैक से लेकर चाइना तक सारे इंडेक्स हैं, और सिर्फ एक इंडिया ऐसा इंडेक्स है जिसमें प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पर पिछले 5 साल के एक अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है, और बाकी के सारे मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं या फिर फेयरली वैल्यूड है, और या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, जैसे कि रसल 2000 को अगर हम देखें तो। लेकिन हमारे वैल्यूएशन इंडेक्स क्या बोलते हैं? हम लोग तो प्राइस टू अर्निंग फॉलो नहीं करते, हमारा तो खुद का वैल्यूएशन इंडेक्स है। तो हमारा वैल्यूएशन इंडेक्स भी हमारे मार्केट्स को पूरी तरह से फेयर वैल्यूड दिखाता है। मार्केट्स में ये जो लेवल है ये ओवर वैल्यूएशन के लेवल है, और ये जो लेवल है ये फेयर वैल्यूएशन के, और यहाँ पर मार्केट्स अंडर वैल्यूड होता है। जैसे कि आप 2020 में देख सकते हो, 2014 में देख सकते हो, 2009 में देख सकते हो, राइट। तो मार्केट्स आर फेयरली वैल्यूड, ब्रॉड मार्केट, इंडेक्स इज अंडर वैल्यूड, वो एक अलग बात है। और दूसरा है हमारा हेडविंड टेलविंड इंडिकेटर, जो कि हमने बनाया है मार्केट्स में जो बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं, प्रमोटर्स, एफ आई आईज, डी आई आईज, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग और सेलिंग के बेसिस पर जब भी वो एक्शन लेते हैं मार्केट के फेवर में होते हैं, तो हम उसमें 1 पॉइंट देते हैं, और जब भी मार्केट के अगेंस्ट होते हैं तब हम उसमें 1 पॉइंट देते हैं, और उसका एक हम सिंपल सा रेशो निकाल लेते हैं, उसको हमने हेडविंड और टेलविंड इंडिकेटर बोल दिया। एंड वो अगर आप देखोगे तो अभी अभी मार्केट में पिछले 1.5 साल के बाद 1.3 को क्रॉस किया है। जस्ट अभी पिछले ही अप्रैल में उसने 1.01 टच किया, फिर 1.21 हुआ सीधे, अभी 1.33 के आसपास। ये हेडविंड टेलविंड इंडिकेटर है जो कि सिंपली ये बता रहा है कि मार्केट टेलविंड में जा चुके हैं। तो दीज आर द रीजन व्हाई एफ आई आईज विल कम। बट जैसा कि मैंने बोला, एफ आई आईज मोमेंटम इन्वेस्टर है। एज अ डी आई आई, एज अ इंस्टीट्यूशन, एज एन एडवाइजर, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम मार्केट को पहले मोमेंटम में लेके जाएं, और फिर एफ आई आईज आकर उस मोमेंटम को कंटिन्यू करें, और इस तरह से मार्केट में लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड अबाउट एफ आई आईज। अब मुझे आपसे दो बातें करनी है। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कीप कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस कि सर कुछ टॉपिक्स पर आप वीडियो बनाया करो, हर 7 दिन में आप कुछ ना कुछ वीडियोस को पोस्ट करते रहा करो। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम मेकिंग वीडियोस, बट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, राइट। क्योंकि वी आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल जो 2 दिन बाद एआई में एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर 4 दिन बाद डिफेंस में एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाते हैं, राइट। वी हैव अ वेरी स्मॉल नीश, जो है स्टॉक मार्केट, क्वालिटी इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर कराना है हमसे, तो आप कमेंट में डाल सकते हो वो टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं। एंड पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, आई जस्ट वांटेड टू अनाउंस कि हमारी ऑडिटेड परफॉर्मेंस आ चुकी है। अभी सेबी ने गाइडेंस दिया था कि सारे आरएस को अपनी ऑडिटेड परफॉर्मेंस दिखाना जरूरी है, तो हमने सारे हमारे पोर्टफोलियोज को सीए से परफॉर्मेंस ऑडिट कराना हमने चालू की थी। ये सीए का सर्टिफिकेशन है और ये सब परफॉर्मेंस वगैरह है। तो वो आप जाके देख सकते हो, हमारे स्मॉल केस की लिंक हम इसमें शेयर भी कर देंगे आपको कमेंट्स में। एंड please share this video with others so that they can also see when will FIIs come, and uh, how they will come and why they will come, right. So all of that should be clear to you, right. So please do comment in the comment box कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, and we will also try to think what topics we can cover. So thank you, this was all from my side. Thank you, thanks a lot.